नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का TNI कॉलेज के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप बच्चों की डिमांड थी कि सर एक आध गद्य की विधाएं करा दीजिएगा, तो बेटे आज आपकी डिमांड के अनुसार जो गद्य की एक प्रमुख विधा है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है उसको लेकर आए हैं। उस विधा का नाम है निबंध। भाई ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे नेट का एग्ज़ाम है, चाहे आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो निबंध का टॉपिक है। इससे कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, शर्त ये है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तो शायद निबंध चीज़ क्या है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, निबंध होते क्या हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं सबसे पहले निबंध है क्या, निबंध की शुरुआत कैसी क्या हुई। जैसे गद्य की अलग अलग विधाएं हैं, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। तो ज़्यादातर जो गद्य की विधाएं हैं उनके लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी, भारतेंदु युग से हुई थी। उसी तरह से निबंध लेखन की शुरुआत भी आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। और बेटे भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। अब निबंध किस प्रकार के हैं, कौन कौन से निबंध की शैलियाँ हैं, कौन कौन से निबंध के प्रकार होते हैं, या निबंध क्या है, इस वीडियो में इस पर पूरे पर विस्तृत चर्चा करेंगे। शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये वीडियो लेने के बाद, कंप्लीट लेने के बाद आप महसूस करोगे कि हाँ सर समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले निबंध है क्या, अर्थात जो ये निबंध शब्द है इसका मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, निबंध एक साहित्यिक गद्य विधा है, एक साहित्य की गद्य विधा है, पद्य विधा नहीं है, क्योंकि पद्य में कविता और गीत आते हैं, जिसमें एक थीम के जरिए लेखक या रचनाकार के सामने कोई एक थीम होती है, कोई एक टॉपिक होता है, कोई एक विषय होता है। उस थीम के जरिए लेखक के व्यक्तिगत भाव, कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय है, उसके प्रति किसी भी रचनाकार के व्यक्तिगत उसके खुद की कैसी सोच है, भाव और विचार, इस संदर्भ में उसकी सोच की अभिव्यक्ति करते हैं कि जिस विषय पर हम उससे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, उस विषय के प्रति उस रचनाकार की, उस लेखक की सोच क्या है, उसके विचार क्या हैं, वो उसको अभिव्यक्त करता है निबंध के माध्यम से। जैसे भी भाषा के ऊपर पूछ लिया कि भाषा के बारे में आप बताइए, या आजकल जो आधुनिक जो शिक्षा है या शिक्षा नीति है, तो ये निबंध है बेटा किसी भी टॉपिक के विषय में किसी रचनाकार के विचार क्या है, उसकी भावना कैसी है, वो उसको कैसे अभिव्यक्त करता है, इसका मतलब ही निबंध है। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रतिबिंब होता है। निबंध चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, निबंध जब कोई भी रचनाकार लिखता है तो उससे उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है, उसकी सोच क्या है, उसका नज़रिया क्या है। तो बेटे बिल्कुल है, ये प्रतिबिंबित होता मतलब दिखाई देता। प्रतिबिंब का मतलब वही, जैसे आप प्रतिबिंब किसी की परछाई होती है, उसी तरह से उस लेखक का व्यक्तित्व उसके निबंध में प्रतिबिंबित होता है। निबंध लेखक के भाषाई, लेखक का जो भाषाई है, अर्थात वो भाषा के बारे में संश्लेषण की शक्ति, कि किसी विषय को समझाने के लिए वो किस भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात जो भाषा शैली है उसकी, वो किस तरह से अपनी बात को दिखाता है। निबंध में किसी लेखक की भाषाई विश्लेषणता का पता या संश्लेषणता का पता चलता है, सामर्थ्य का पता चलता है, सीमा का पता चलता है कि उस लेखक की या रचनाकार की इसके प्रति दृष्टिकोण कितना विस्तृत है, कहाँ तक फैला हुआ है, या कितनी सीमित सोच है। इन सब का पता निबंध के जरिए चलता है कि उसकी जो भाषाई शक्ति है वो कितनी है रचनाकार की, इस विषय के प्रति रचनाकार की सोच कितनी है, कहाँ तक फैली हुई वो सोच, इसकी पहचान बेटा निबंध कराता है। आत्मपरकता और विषय निष्ठता निबंध की महत्वपूर्ण विशेषता है। एक तो निबंध में कोई भी रचनाकार है वो अपने विचार रखता ही रखता है, उसी को निबंध बोलते हैं। एक तो बेटा ये विशेषता निबंध की कि निबंध में रचनाकार अपने विचार देता है, कबीर के बारे में, सूर के बारे में, तुलसी के बारे में अपने विचार देता है, या आदिकाल के बारे में, या और कोई रचना है उसके बारे में अपनी आत्मपरकता और विषय निष्ठता, उस विषय के प्रति एक तो अपने विचार देता, और विषय के प्रति वो बिल्कुल कोई भेदभाव न करके, विषयनिष्ठ जो शब्द है अर्थात
यहाँ पर विषयनिष्ठ जो शब्द आया इसका मतलब है बगैर भेदभाव के, यूं नहीं कि भाई भतीजावाद निबंध में नहीं चलता, बिल्कुल निष्पक्ष होके तटस्थ होके अपनी बात कही जाती है बेटे। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अब कुछ विद्वानों ने निबंध की परिभाषाएं दी हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत अच्छे निबंधकार माने जाते हैं। और जब हम निबंध का वर्गीकरण करते हैं कि वे निबंधों को काल विभाजन में बांटते हैं, तो आचार्य शुक्ल जी को ही केंद्र में रखकर बांटा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, अगर हम गद्य कहते हैं कि भी लेखक को क्या आता है ये गद्य बताता है, वो कसौटी है उसकी कि लेखक की नॉलेज कितनी है, उसको क्या आता है, ये अगर लेखक की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो निबंध ये देखो, गद्य ये बताता है उस लेखक की सोच कितनी फैली हुई है, और निबंध ये बताता है कि गद्य क्या है। तो गद्य जो है वो निबंध की कसौटी है। भाषा की पूरी शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है, उस रचनाकार की तार्किक शक्ति कितनी है, चिंतन शक्ति कितनी है, कल्पना शक्ति कितनी है, या कोई भी विषय बेटा, उस विषय के प्रति उस रचनाकार का नज़रिया कितना स्पष्ट है, वो कितने अच्छे तरीके से कह पाता है। अगर आपको ये जांच पाना है तो निबंध से बढ़िया कोई विधा नहीं है। और ये सच है सबसे अधिक, क्योंकि निबंध में वो स्वतंत्र होता है अपने विचारों को कि मैं इसके बारे में इतना जानता हूँ, ये चीज़ ऐसी है। इसीलिए जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई भी दैनिक समाचार पत्र है या साप्ताहिक है या पाक्षिक है, तो उसमें लेख मिलते हैं, वो लेख ही निबंध होते हैं बेटा। गुलाब राय के अनुसार अच्छे निबंधकार हैं। निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है, स्वच्छ और सजीवता होती है निबंध में। निबंध का एक तो आकार कह रहे हैं गुलाब राय जी, उनका सीमित होता है, दूसरा उसमें निजीपन होता है। लेखक अपने विचारों को, रचनाकार अपने विचारों को डाल सकता है, उसमें निजीपन होता है। उसके बाद निबंध स्वच्छ और सजीव होता है। स्वच्छ बिल्कुल साफ सुथरा होता है, सजीव, ऐसा लगता है कि भाई इसमें खुद रचनाकार अपने मुंह से वाणी बोल रहा है, ऐसी रचना होती है निबंध। श्याम सुंदर दास जी भी, निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया जाता है। निबंध एक ऐसा लेख है जिसमें कोई भी विषय है, उस विषय पर गहनता से तथा विद्वता का परिचय देते हुए अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। जैसे भाई भाषा के बारे में बता रहे हैं आप, या किसी रचनाकार के बारे में बता रहे हो, या किसी काल के बारे में बता रहे हो, या किसी रचना के बारे में बता रहे हो, तो निबंध वो रचना है जिसमें जिस भी विषय के बारे में आप बता रहे हो उसमें गहनता से बताया जाता है और पांडित्यपूर्ण, विद्वता पूर्वक अपनी बात रखी जाती है। बात रखने का ढंग होता है, उसको पांडित्य या विद्वता बोलते हैं बेटे। अतः कहा जा सकता है कि निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है कि किसी विषय के ऊपर या किसी विषय के बारे में जब आप अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो किस ढंग से करते हैं, उस कला का नाम ही निबंध है। इसमें विचारों की क्रमबद्ध रूप से पिरोया जाता है। इसमें जो विचार हैं उनको क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है, शब्दों को बड़े संभाल के रखा जाता है निबंध में। आचार्य शुक्ल जिसमें बिल्कुल निपुण थे बेटा। फ्रेंच विद्वान तेन, देखिए निबंध लेखन की शुरुआत कहाँ पर हुई? फ्रेंच भाषा के विद्वान है तेन, वो पहले यूरोप के निबंधकार माने जाते। यूरोप में सबसे पहले निबंध लिखा गया और इन्होंने वो लिटरेचर भी लिखा हुआ है, लिटरेचर साहित्य वहाँ का। तो विधेयवाचक, ये विधेयवाची आलोचक भी माने जाते हैं। वहाँ का इतिहास लिखा हुआ है इन्होंने बेटे, फ्रेंच का। तो तेन जो विद्वान है उन्होंने यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। यूरोप जो महाद्वीप है, उस यूरोप महाद्वीप में निबंध लिखने की शुरुआत तेन महोदय ने की थी। अगर अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी निबंधों के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में ज़्यादातर गद्य की विधाओं का आरंभ हुआ। देखिएगा बेटा, मैंने वीडियो के शुरू में ये बता दिया था, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल था इसमें ज़्यादातर गद्य की विधाओं का आरंभ हुआ। हिंदी निबंध लेखन देखिएगा, आधुनिक काल बोले तो 1850 से बाद
आचार्य शुक्ल के अनुसार 1843 बेटा। इस निबंध लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु युग से हुई। अगर हम गद्य की कहानी विधा को छोड़ देते हैं तो निबंध लेखन की शुरुआत, नाटक लेखन की शुरुआत, उपन्यास लेखन की शुरुआत वो सारी की सारी किससे हुई है? भारतेंदु युग से। तो निबंध लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु युग से हुई है। हिंदी का प्रथम निबंध जो माना जाता है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो भारतेंदु जी के काव्य गुरु थे या भारतेंदु जी ने जिनको अपना गुरु माना था, इनका निबंध है बेटा राजा भोज का सपना। तो हिंदी का जो पहला निबंध माना जाता है राजा भोज का सपना माना जाता है, जिसके रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद बेटे। कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है। हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग निबंध को पहला मानते हैं, वो तो चलता ही रहता है। अब बात आती है जो भारतेंदु युग की, अगर हम बात करते हैं भारतेंदु युग में निबंध लेखन की शुरुआत हुई। इस युग में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। ध्यान दे बेटे, उस भारतेंदु युग की जब शुरुआत हुई तो अपना देश 1857 की क्रांति की असफलता का स्वाद चख चुका था। तो अपने देशवासी थे, उनको ये पता चल चुका था कि हमें आज़ादी ऐसे आराम से नहीं मिलेगी। आज़ादी के लिए पहले पूरे देश को एक होना पड़ेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति कोई धर्म के लिए लड़ रहा था, कोई राज्य के लिए लड़ रहा था, कोई सेना के लिए, अलग अलग विषय था लड़ने का सबका उद्देश्य, इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। तो पहले देश को, तो इस समय के भारतेंदु युग के जो रचनाकार थे, वो भारतेंदु युग के जितने भी रचनाकार थे वो लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। तो उन्होंने पत्रिकाएं निकाली देश को जागरूक करने के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए। तो देखिएगा वही बात है, भारतेंदु युग में निबंध लेखन की शुरुआत हुई। इस युग में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ, क्योंकि इस युग का हर एक लेखक पत्रकार भी था। चाहे बद्री नारायण हो, चाहे बेटे बालकृष्ण भट्ट हो, चाहे प्यारे बच्चों आपके जो भी राजा लक्ष्मण जो भी हो, सारे के सारे जो है पत्रकार भी थे बेटे। पत्रकार था, जितनी भी पत्रिकाएं निकलती थी उनमें लेखक विभिन्न विषयों पर अपने स्वतंत्र लेख प्रकाशित कराते थे। जितनी भी पत्रिकाएं निकलती थी, पत्रिकाओं में जो लेखक, जो भी उस समय के रचनाकार थे, उन पत्रिकाओं में अपने स्वतंत्र लेख प्रकाशित कराने लगे। किसी का विषय धर्म था तो किसी का विषय राजनीति था, तो किसी का विषय जो है वो समाज था। तो देखिएगा उनके विषय अलग अलग थे। स्वच्छंद रूप से निबंध लिखते थे, अपनी मर्जी से। स्वच्छंद का मतलब एक होड़ सी लग गई। किसी का विषय राजनीति था, किसी का सामाजिक, तो किसी का विषय धार्मिक था। अर्थात जितने भी रचनाकार थे वे स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने लगे निबंध के जरिए। तो बेटा निबंध में रचनाकार अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करता है। अब बात आती है भी निबंध के कितने तत्व हैं। तो निबंध के अगर तत्व की हम बात करते हैं तो बेटा अलग अलग विद्वानों ने निबंध के अलग अलग तत्व माने। इनमें से जो कुल मिला के निबंध के 5 तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहला है बुद्धि तत्व भाई, दूसरा है अनुभूति तत्व, तीसरा है कल्पना तत्व, चौथा है अहंग तत्व बेटा या व्यक्तिकता। ये ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कोई भी रचनाकार होता उसके अंदर अहंग होता है या व्यक्तिकता होती है उसकी खुद की। उस निबंध में जब वो अपनी बात रखता है तो भाई। उसके बाद 5वां है शैली तत्व, वो किस शैली से उस बात को कह रहा है। समास शैली है, व्यास शैली है, विवरण शैली है। तो बेटे ये निबंध के तत्व हैं। अब है निबंध के प्रकार। निबंध कितने प्रकार से कैसे कैसे लिखा जाता है। तो देखिएगा बेटा निबंध के जो प्रकार हैं वो क्या है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निबंध के 5 प्रकार हैं भाई। कितने हैं? 5 प्रकार हैं। विचारात्मक निबंध है भाई, भावात्मक निबंध है, वर्णात्मक निबंध है, विवरणात्मक निबंध है और आत्मपरक निबंध है। तो भी निबंध के गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार 5 प्रकार हैं। इनको बारी बारी देखते हैं। विचारात्मक निबंध क्या होते हैं, ध्यान से सुनना बेटे। विचारात्मक जो निबंध है, विचारात्मक निबंधों में बुद्धि की प्रधानता होती है। भाई किसी के अंदर बुद्धि होगी, उस बुद्धि के अंदर ही तो विचार आएंगे। तो जो विचारात्मक जो निबंध हैं उसमें बुद्धि की प्रधानता
होती है और विचारों की प्रमुखता होती है, विचार उसमें प्रमुख होते हैं कि उसकी बुद्धि में वो विचार कैसे आया, इतना नया विचार, इतना अच्छा विचार बेटा। इस प्रकार के निबंधों की व्यास या समास शैली का प्रयोग किया जाता है। आगे मैं इसमें शैली भी पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं। तो जो ये निबंध होते हैं बेटा आपके विचारात्मक निबंध, एक तो इसमें बुद्धि की प्रधानता होती है और विचारों की समझ होती है। इस प्रकार के जो निबंध हैं उसमें व्यास और जो समास शैली है उनका प्रयोग किया जाता है, जो निबंध की शैली है। आगे बढ़ता है अभी, तथा भाषा गंभीर और प्रौढ़ होती है। इस प्रकार के निबंधों की जो भाषा है वो काफ़ी गंभीरता लिए हुए होती है और काफ़ी उच्च कोटि की होती है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा थी बेटे। इस प्रकार के निबंधों में लेखक गंभीर विषयों पर अपने चिंतन मनन से लेख लिखता है। कोई गंभीर विषय है समाज में तो उसके ऊपर वो काफ़ी सोच के मनन करके तब अपने विषय के प्रति अपने विचार प्रकट करता है। आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर नगेंद्र, ये विचारात्मक निबंधकार माने जाते हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन से निबंधकार ऐसे हैं जो विचारात्मक निबंधकार हैं, तो भी आचार्य शुक्ल हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, आचार्य नगेंद्र जी हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बेटे। बढ़िए आगे, इसके बाद है भावात्मक निबंध बेटा। ऐसा नहीं कि एक निबंधकार एक ही प्रकार के निबंध लिखता है, जरूरी नहीं है, 2-3 प्रकार के भी निबंध लिख सकता है। जिस तरह से कविताएं हैं भी अलग अलग तरह की, तो भावात्मक जो निबंध है, भावात्मक निबंधों में भाव की प्रधानता होती है। ध्यान रखना, जो विचारात्मक थे उसमें बुद्धि की प्रधानता होती थी और विचारों की गहन था, लेकिन जो भावात्मक हैं उनमें भाव की प्रधानता होती है तथा यह व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रकट करता है। भाव का मतलब संवेग कह सकते हो, इंग्लिश में इसको इमोशंस बोलते हैं। तो जो भावात्मक निबंध है उसमें भाव की प्रधानता होती है। हास्य व्यंग तथा मनोविकार संबंधी लेख, हास्य व्यंग किसी पर कटाक्ष करना, जैसे बाल मुकुंद गुप्त जाने जाते हैं इसके लिए, तो भी हास्य व्यंग संबंधी तथा जो मनोविकार, मन के जो विकार हैं, जैसे लज्जा है, वृत्ति है, ईर्ष्या है, श्रद्धा है, ये मन के विकार है। तो बेटे भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राजा कृष्णदास, ब्रजनंदन, चंद्रधर गुलेरी शर्मा। ये बेटे भावात्मक निबंध लिखे जाते हैं। ये अपनी भावनाएं उकेरते थे उस निबंध के जरिए कि इनकी भावनाएं कैसी है। इसीलिए भारतेंदु जी के निबंध है कि भारतवर्ष की उन्नति वाला हो। देखा उसमें अपने विचार व्यक्त किए, अपने भाव बताए हैं कि भी मैं ऐसे चाह रहा हूँ, एक धर्म हो, खुद की भाषा हो, आलस्य को त्याग दे हम, है ना। आगे बढ़ते बेटे, वर्णात्मक निबंध। वर्णात्मक निबंध में किसी घटना या तथ्य या वस्तु, कोई भी घटना है, कोई भी तथ्य है या कोई भी वस्तु है, उसमें रचनाकार उसका वर्णन प्रस्तुत करता है। उस दर्शक का इस प्रकार के निबंध में भावात्मक एवं बुद्धि होती है, अर्थात बौद्धिकता और भावात्मक दोनों का सामंजस्य होता है। सामंजस्य का मतलब बेटा अंडरस्टैंडिंग या मेल। बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी वर्णात्मक निबंधकार है बेटा। ये वर्णन करते थे किसी विषय को पकड़ के, किसी बात को पकड़ के, तो उसमें वर्णन करना। अब है विवरणात्मक निबंध। वर्णनात्मक में और विवरणात्मक में फर्क है। इस विवरण में क्या होता है, जैसे कोई ऐतिहासिक या कोई पौराणिक कथा है उसके बारे में बेटे, निबंधों में पौराणिक या ऐतिहासिक या सामाजिक कोई घटना घट जाती है उसके बारे में बताया जाता है। तो भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन साय, ये विवरणात्मक निबंधकार की श्रेणी में भी आते हैं। मैंने पहले बोल दिया, एक निबंधकार 3-3, 4-4 तरह के निबंध लिखने में सक्षम होता, जरूर नहीं हो एक ही प्रकार के निबंध लिखे। हाँ, एक आध जैसे ललित निबंधकार होता वो उसी के लिए जाना जाता है। तो देखो बेटे, आत्मपरक जो निबंध हैं, आत्मपरक निबंध में लेखक अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा, उसके कैसे विचार हैं। वर्तमान में आत्मपरक निबंध ज़्यादा लिखे जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय है बेटा, ये विवेकी राय, कुबेरनाथ राय आदि आत्मपरक निबंध के लिए जाने जाते हैं। ये आत्मपरक निबंध लिखते थे बेटा। आगे बढ़ते हैं तो अपने विचार, जैसे चाहे
हजारी प्रसाद द्विवेदी को उठाओ या विवेकी राय जी को उठाओ, तो इनके आत्मपरक निबंध है भी। अब है निबंध की शैलियां कि निबंध किस किस शैली में लिखा जाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों समास शैली है। समास शब्द का मतलब होता है संक्षेप्त। क्या होता है? संक्षेप्त। तो किसी बात को कम शब्दों में कहने की कला होती है। जैसे गागर में सागर भरा जाता है, तो समास शैली में कम शब्दों में ज़्यादा कहने की एक ये शैली होती है। इसमें शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर भरा जाता है, अर्थात उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो पूरे के पूरे वाक्य का या 2-3 वाक्यों का बोध करा देता है। तो इसमें प्रत्येक वाक्य में भाव या विचार ठूस ठूस कर भरता चलता है रचनाकार, अतः कथन सूत्रात्मक होती चलती। ये कथन और मतलब सूत्र नियम चलते इसमें। रामचंद्र शुक्ल अपने निबंधों में निष्कर्ष देते हुए इसी शैली का प्रयोग करते थे। जैसे निष्कर्ष दिया, जब कॉन्क्लूजन पर पहुंचते थे शुक्ल जी किसी भी विषय के बारे में, तो लास्ट में निष्कर्ष देते थे कि भी यदि प्रेम सपन है तो श्रद्धा जागरण है। अगर प्रेम में सपने आते हैं तो अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा है तो फिर आपको जागरण करना पड़ेगा। देखिएगा, उसके बाद है व्यास शैली। व्यास का मतलब होता है बेटा फैलाव। व्यास का मतलब क्या होता है? फैलाव, क्योंकि विलोम शब्द है ये समास का। इस शैली में लेखक बात को बिल्कुल स्पष्टता के साथ, क्योंकि व्यास फैलाव, बिल्कुल स्पष्टता के साथ एक एक तथ्य को खोलता हुआ चलता बेटा व्यास शैली में, बिल्कुल डिटेल से बताता है व्यास शैली में, है ना। अर्थ को खोलकर अच्छी तरह से कहना चाहता है। समास शैली करने वाले निबंधकार अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए वो क्या करते हैं बेटे? व्यास शैली को ही तराशते हैं। आगे बढ़ते बेटे, आगमन शैली। आगमन का जैसा कि आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, आगमन का मतलब पहले उदाहरण दिया जाएगा और फिर नियम। तो आचार्य शुक्ल इस शैली को अपनाते थे। इस शैली में विवरण पहले और सूत्र वाक्य बाद में। पहले विवरण दिया जाता था, उदाहरण दिया जाता था, बाद में उसका नियम बताया जाता था। और बेटे आचार्य शुक्ल इसी शैली को अधिक पसंद करते थे। निगमन में क्या होता? निगमन में पहले सूत्र दिया जाता था, नियम बताया जाता था, फिर उसका उदाहरण दिया जाता था। तो बेटे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ये पसंद थी बेटे। इस शैली में लेखक सूत्र के विश्लेषण की ओर बढ़ता है और अपने विश्लेषण क्रम को हास्य व्यंग ढंग से भी वो लिखता है। अब है चित्रात्मक शैली। ये भी हजारी प्रसाद जी को काफ़ी पसंद थी। चित्रात्मक मतलब रचनाकार इतने अच्छे तरीके से निबंध लिखता है कि मानो उस रचना के में जो कहा गया जिस विषय के बारे में, उसका चित्र हमारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो इसको चित्रात्मक शैली के नाम से जाना जाता है। जितने भी ललित निबंधकार हैं, क्योंकि ललित निबंधों के जन्मदाता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता बेटा, जितने भी ललित निबंधकार हैं वो चित्रात्मक शैली का ही प्रयोग करते थे। लास्ट है आलंकारिक शैली। अलंकारिक मतलब गद्य में अलंकारों का प्रयोग करना, अर्थात बात को विचित्र तरीके से कहना। ये शैली दोनों की थी, आचार्य शुक्ल की भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोनों अलंकारिक शैली का प्रयोग करते थे। लीजिएगा, इस शैली में लेखक अलंकारिक रूप से अपनी बात को प्रकट करता। अलंकारिक का मतलब अनोखे या विचित्र तरीके से। हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों के निबंधों में यह जगह जगह पर देखने को मिलती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला, विचित्र तरीके से बात कहने की कला होती है अलंकारिक शैली। तो बेटा ये थे निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट। इनको आप ध्यान से सुनेंगे बार बार, और अगर इन पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेट परीक्षा में इसका होगा आपको फ़ायदा। इतनी मैं आपको विश्वास के साथ ही बात कह रहा हूँ, तो आप इनको बार बार पढ़ते रहिएगा। हाँ, एक बात और है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों लाइक करना मत भूला करो, शेयर किया करो। और जी, आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए भी।